एक नेता 52 एमपीज के साथ एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनता है इंडिया का। और उसी समय इंडिया उस हालात में होता है कि इंडिया बैंकरप्ट होने वाला होता है। वो एक फैसला लेता है जो इंडिया को बैंकरप्सी की कगार से बचा लेता है, लेकिन दुनिया उसे लगभग भूल जाती है। मई 1991 रात का समय एक हेविली गार्डेड वैन मुंबई की साउथ बॉम्बे की सड़कों पर चल रही है जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। किसी को कोई अंदाजा नहीं है उस वैन के अंदर क्या है। उस वैन में था इंडिया का सोना जो रातों रात इंडिया से बिना किसी को बताए ज्यूरिख भेजा जा रहा था। किस मई से 31 मई 1991 ये एक 10 दिन का अंतराल था जिसमें इंडिया के अंदर दो ट्रेजेडीज हुई। पहली, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या होगी साउथ इंडिया के अंदर, और दूसरी, इसी 10 दिन के अंतराल के अंदर इंडिया का सोना 20 टन सोना इंडिया से बाहर भेजा गया बिना किसी को कुछ बताए हुए। एक ट्रेजेडी ने सुर्खियां बटोरी और दूसरी किसी वॉल्ट में जाकर छिप गई। Try to create this image. मई 1991 रात का समय एक हेविली गार्डेड वैन आरबीआई के साउथ बॉम्बे वॉल्ट से चलकर एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। पूरा एरिया लगभग 35 किलोमीटर का है। किसी को कुछ आइडिया नहीं है कि उस वैन के अंदर क्या है। उस वैन में था इंडिया का सोना जो रातों रात बिना किसी को बताए इंडिया से ज्यूरिख स्विट्जरलैंड भेजा जा रहा था। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हुआ इंडिया के अंदर एग्जैक्टली 35 साल पहले मई 1991 के अंदर। वार्ता विद शुभित की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1991 के उस इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में और उनके कुछ उन पहलुओं के बारे में और उन लोगों के बारे में जिनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किए गए, और कैसे उस ट्रेजेडी ने या उस इकोनॉमिक क्राइसिस ने इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को बिल्कुल ही हमेशा के लिए चेंज कर दिया। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 1.2 बिलियन डॉलर्स। अब आज की डेट में भी ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उस टाइम पर ये इतना बड़ा नंबर नहीं था क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं था, ये पूरे देश के लिए था। ये नंबर था जनवरी 1991 के आसपास इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और ये बहुत कम था। क्यों? क्योंकि इंडिया मेजॉरिटी ऑफ इट्स क्रूड ऑयल या कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता था। उसके बाद मशीनरी, हैवी इक्विपमेंट वो बाहर से आती थी, मेडिसिन्स और मेडिकल इक्विपमेंट वो भी बाहर से इंपोर्ट करता था। इन सब के लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती थी। एक टाइम ये आया कि जब चंद्रशेखर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया के पास केवल 3 हफ्ते का एसेंशियल इंपोर्ट्स का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बचा था। ये एक बहुत ही नाजुक घड़ी थी, और उस टाइम पर चंद्रशेखर जी के एक फैसले ने इंडिया को बैंकरप्सी से बचाया। आज की डेट के अंदर इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग 650 बिलियन डॉलर्स है। ये एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है और एक बहुत ही डिसेंट नंबर है, लेकिन उस टाइम पर केवल 3 हफ्ते के इंपोर्ट्स का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। अब ये स्थिति और ऐसे क्राइसिस रातों रात नहीं आते, समय लगता है, दशकों में होते हैं। तो इस क्राइसिस का जो बीज था वो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर बोया गया 1947 में। देखिए, प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री थे इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, वो सोवियत यूनियन के इकोनॉमिक मॉडल से बहुत प्रभावित थे। उनका ये मानना था कि इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर शुड ड्राइव द ग्रोथ, पब्लिक सेक्टर शुड बी द वन दैट शुड ड्राइव द ग्रोथ एंड एवरीवन शुड मूव अलोंग विद दैट। प्राइवेट सेक्टर रहेगा लेकिन एक टाइट लीश पे रहेगा। आपको कोई भी काम करना है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, आपको गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत होगी, और यही जो परमिशन वाला सिस्टम या प्रोसेस है, इसने लाइसेंस राज को जन्म दिया। अब लाइसेंस राज क्या था, एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आप शू की एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं 50s के अंदर, तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी है एक फैक्ट्री की, 1000 गज 2000 गज के एरिया के अंदर एक छोटी फैक्ट्री डालना चाहते हैं। उसके लिए आपको सीमेंट चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल चाहिए, इन सब के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। गवर्नमेंट आपको लाइसेंस इशू करेगी, आपको इतना सीमेंट मिलेगा, आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद आपको
रॉ मटेरियल या कच्चा माल चाहिए शूज़ बनाने के लिए, चाहे वो लेदर हो चाहे वो रबड़ हो, ऐसी भी कोई चीज़ आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। हर चीज़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत थी या गवर्नमेंट के लाइसेंस की ज़रूरत थी। और इस पूरे प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग किया और ताकतवर किया इंदिरा गांधी ने 1969 के अंदर। उन्होंने बैंक्स को इंडिया के नेशनलाइज कर दिया, मतलब अगर आपको क्रेडिट भी चाहिए तो आपको सरकार की परमिशन की ज़रूरत होगी। अब ऐसा नहीं था कि किसी और प्रधानमंत्री को ये नहीं सूझा कि इन चीज़ों को बदल दिया जाए। राजीव गांधी ने कुछ कोशिश करी लेकिन वो नाकामयाब रही और 35 से 40 साल तक, राउंड अबाउट 52, 53 टू 1991 तक लाइसेंस राज चलता रहा और उसका बिल आया। इंग्लिश की एक कहावत है, मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन, और इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ 1990-1991 के अंदर। 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंडिया की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इंडिया को बैंक्रप्सी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। तो वो 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे? अगस्त 1990 के अंदर सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया। उससे इंडिया का जो क्रूड ऑयल का बिल था वो रातों रात बढ़ गया। क्यों? क्योंकि डिसरप्शन हुई। अब इंडिया को अपने पेट्रोल पंप्स को सूखा नहीं रखना, तो उनके अंदर पेट्रोल चाहिए था ताकि इकोनॉमी चलती रहे, इसलिए पैसा ज़्यादा देना पड़ा। दूसरा, कुवैत और मिडिल ईस्ट के बाकी देशों में लगभग 1 लाख से ज़्यादा इंडियंस एज वर्कर्स, लेबरर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स काम करते थे। जब इराक ने अटैक किया कुवैत पर तो उन लोगों को लगा कि ये तो दिक्कत का काम है। वो लोग धीरे धीरे वापस आने लग गए। एयरलिफ्ट हुए, जैसे अक्षय कुमार की फिल्म आई थी एयरलिफ्ट, वो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट डिपिक्शन थी उस पूरे प्रोसेस की। अब जो ये लोग बाहर रहते थे ये इंडिया के अंदर सेविंग्स या रेमिटेंसेस भेजते थे। बहुत हद तक वो रेमिटेंसेस आने बंद हो गए। तीसरा, फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन या डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। इंडिया सोवियत यूनियन के साथ अप अंटिल इट्स डिसइंटीग्रेशन लगभग $5 बिलियन का ट्रेड करता था सालाना। क्योंकि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ 1990-1991 में, वो ट्रेड भी बहुत हद तक सीमित हो गया। अब ये तो 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। इंडिया के अंदर क्या हो रहा था? इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर्स, कहना नहीं चाहिए लेकिन म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे थे। कभी कोई आके बैठता था प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर, कभी कोई। 1-2 साल के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर्स आए, पहले वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर और फिर पीवी नरसिम्हा राव। तो अब बात करते हैं चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर 52 एमपीज के साथ प्राइम मिनिस्टर बने। कैसे? कांग्रेस ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया। बाहर से समर्थन देने का मतलब ये होता है कि आप अपने एमपीज की सपोर्ट तो देंगे लेकिन आप कुछ भी करके अपना कोई एमपी मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, ताकि जब आपको सपोर्ट खींचना हो तो कोई दिक्कत ना हो। और कांग्रेस ने यही किया। बजट जब पेश हुआ तो कांग्रेस ने सपोर्ट खींचा और उनकी सरकार गिर गई और मिड टर्म इलेक्शंस अनाउंस हुए। अब चंद्रशेखर मिड टर्म इलेक्शंस पूरे होने तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की तरह उन्होंने डिसाइड किया कि वो रहेंगे और सबने एक्सेप्ट कर लिया। उसी दौरान आरबीआई के गवर्नर चंद्रशेखर के पास पहुंचे और उन्होंने चंद्रशेखर जी से ये कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे पास केवल 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का एसेंशियल इंपोर्ट्स का पैसा बचा है, हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने पूछा क्या कदम उठाने होंगे? उन्होंने कहा हमें इंडिया का सोना बाहर गिरवी रखना होगा ताकि कुछ पैसा ला सके और कुछ टाइम बाय कर सके। अब आप ये सोचिए, एक देश जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे अपना सोना गिरवी रखना पड़े, ये बात एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है जिनका पॉलिटिकल करियर लगभग खत्म है। अब उनके पास 2 चॉइसेस थी, या तो वो वेट करते कि भाई मैं तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हूँ, मुझे इतना हार्श, इतना सख्त डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आएंगे वो करेंगे, लेकिन तब तक शायद इंडिया बैंकरप्ट हो चुका होता। दूसरी ऑप्शन थी हाँ कहने की आरबीआई गवर्नर को कि वो सोना बाहर भेजा जा सके। चंद्रशेखर ने बिना कुछ सोचे अपने पॉलिटिकल करियर को दांव पे लगाकर हाँ बोला और इंडिया का सोना बाहर भेजा गया। मई 21 से मई 31 के बीच में लगभग 20 टन सोना 4 कार्गो चार्टर्ड फ्लाइट्स के अंदर डालकर
ज्यूरिक स्विट्जरलैंड भेजा गया और इससे $200 मिलियन जनरेट हुए। अब इन्हीं 10 दिनों के अंदर एक और ट्रेजेडी हुई। एक तो ट्रेजेडी हुई कि इंडिया का सोना बाहर भेजा गया। दूसरा ये ट्रेजेडी हुई कि 21 मई के आसपास, 21 मई को ऑफ कोर्स, राजीव गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनकी हत्या कर दी गई। 2 ट्रेजेडीज 10 दिन के अंदर। एक ट्रेजेडी ने सुर्खियां बटोरी, लेकिन एक वॉल्ट में कहीं बंद कर दी गई। फिर इलेक्शंस हुए और रिजल्ट आया, कांग्रेस माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुई, लगभग 240 या 244 एमपीज के साथ। अब ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये कभी पहले हुआ नहीं था ऐसा कि साउथ इंडिया के किसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद HD देवेगौड़ा भी बने, लेकिन पहली बार जो प्राइम मिनिस्टर बने थे साउथ इंडिया के वो थे PV नरसिम्हा राव। तो मैं बताता हूँ ये क्या हुआ। इंडिया क्योंकि बहुत बड़ा और पॉपुलेटेड देश है, आज तो है ही है, उस टाइम पर भी था। इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो फेजेस में होते हैं। नॉर्थ के अंदर होंगे, फिर सेंट्रल इंडिया, फिर साउथ। नॉर्थ इंडिया के अंदर कांग्रेस इलेक्शंस हार रही थी, ठीक है। चलते चलते, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या होती है और इलेक्शंस कुछ दिनों के लिए रोक दिए जाते हैं ताकि एक शोक मनाया जा सके। और उसी शोक मनाने की प्रक्रिया के अंदर सिंपैथी वेव जनरेट होती है और कांग्रेस सदर्न स्टेट्स, तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक, इन सब में बहुत अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़के सीट्स बटोरती हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूं, तमिलनाडु में 39 में से 39 सीट्स कांग्रेस ने ली, जबकि बिहार के अंदर जो सेंट्रल या नॉर्थ इंडिया कह लीजिए उसका पार्ट है, उसमें केवल 5 सीटें और उत्तर प्रदेश में केवल 1 सीट। इसके चलते एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई और एक ऐसे इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के बारे में डिसाइड किया गया जो लगभग पॉलिटिक्स छोड़ चुके थे। उस इंसान का नाम था PV नरसिम्हा राव, आंध्रा के एक बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा नाडियाल से और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तब उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। 5 लाख वोट्स, 500,000 वोट से वो इलेक्शन जीत के वो प्राइम मिनिस्टर बने। एक ऐसा इंसान जो लगभग पॉलिटिक्स से रिटायर हो चुका था, वो प्राइम मिनिस्टर बना। उन्हीं के साथ उन्होंने एक ऐसे इंसान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो ब्यूरोक्रेट थे, वो इकोनॉमिस्ट थे। उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कार्यभार संभाला और फिर दूसरा एयरलिफ्ट हुआ जुलाई 1991 के अंदर। ये लगभग 47 टन सोने का एयरलिफ्ट था जो इस बार इंग्लैंड और जापान भेजा गया और कुल मिला के 67 टन सोना बाहर भेजने के बाद इंडिया ने $600 मिलियन रेज किए। इसी के चलते इंडिया का 1991 का बजट कांग्रेस की माइनॉरिटी गवर्नमेंट का पेश हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो बजट पेश किया और विक्टर ह्यूगो की एक लाइन कोट करी, नो वन कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी खोल दी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके चलते लाइसेंस राज 35-40 साल के बाद खत्म कर दिया गया। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री लिबरलाइज हुई, कंप्यूटर्स का इंपोर्ट आसान कर दिया गया, एक्सपोर्ट्स आसान कर दिए गए और जो छोटी कंपनीज, IT कंपनीज जो लाइसेंस राज के चलते ज्यादा काम नहीं कर पा रही थी, उन्होंने अपनी ग्रोथ शुरू करी। ऐसी 3 कंपनीज जो आज विश्व विख्यात हैं, उनकी जो ग्रोथ स्टोरी थी वो 1991 के बाद शुरू हुई। वो 3 कंपनीज थी, इन्फोसिस, TCS और विप्रो। अब आपको कुछ नंबर्स बताता हूं। 1991 के अंदर इंडिया का जो टोटल GDP था वो लगभग $270 बिलियन था। 2023 में ये लगभग $3.4 ट्रिलियन हुआ। जो FDIs थे वो लगभग $97 मिलियन के थे। आगे चलकर 2021 में ये लगभग $83 बिलियन के हुए। इंडिया ने अपनी ग्रोथ स्टोरी लिखना शुरू कर दिया था और इंडिया पूरे वर्ल्ड का बैक ऑफिस बन गया था। IT सर्विसेज ने इंडिया को एक बहुत अच्छा पुश दिया कि वो ग्रो कर सके। अब आते हैं उस लोन पे जो इंडिया ने रेज किया था।
अलग अलग देशों से IMF के थ्रू या तीन देशों के थ्रू बेसिकली जो लोन रेज किया था $600 मिलियन का, नवंबर 1991 तक एक डॉलर इंडिया ने वापस कर दिया, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब चल पड़ी थी। अंत में मैं 3 सवाल पूछना चाहता हूं जिसके जवाब शायद आप कमेंट्स में दे सकें। पहला, 35 से 40 साल तक लाइसेंस राज चला जिसने इंडिया को ग्रो करने से रोका, और ना कि सिर्फ इंडिया के इकोनॉमिस्ट बल्कि फॉरेन इकोनॉमिस्ट ने भी इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हुआ अनटिल एंड अनलेस 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति नहीं शुरू हो गई थी। तो ये पूछना चाहता हूं कि इंडिया की पॉलिटिकल क्लास और इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स क्या वेट कर रहे थे कि एक ऐसे क्राइसिस पे इंडिया पहुंचे जहां इंडिया को सोना अपना बाहर गिरवी रखना पड़े और तब इंडिया चेंजेस कर सके अपने इकोनॉमिक मॉडल में? दूसरा सवाल, चंद्रशेखर 52 MPs के साथ प्राइम मिनिस्टर थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने एक बहुत अहम फैसला लिया। PV नरसिम्हा राव माइनॉरिटी गवर्नमेंट में थे, लेकिन तब भी उन्होंने इकोनॉमिक मॉडल को इंडिया के चेंज करने की हिम्मत करी। ये दोनों नेताओं ने 2 बहुत बड़े कदम उठाए, लेकिन इतिहास लगभग इन्हें भूल गया। ऐसा क्यों? तीसरी, IMF जब भी किसी देश को लोन देती है या कोई भी लोन मॉनिटर करती है तो वो कुछ कंडीशंस रखती है। 1991 का जो इकोनॉमिक मॉडल चेंज हुआ था, नया इकोनॉमिक मॉडल बना था, उसमें IMF की कंडीशंस थी कि इंडिया की इकोनॉमी को खोला जाए, इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज करा जाए, ग्लोबलाइज करा जाए, और इंडिया ने उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए चेंजेस किए। PV नरसिम्हा राव ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते हुए भी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट में रहते हुए भी, कि हम ये चेंजेस कर सके। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का श्रेय किसी और को दे दिया गया, जबकि रोल था IMF का और PV नरसिम्हा राव का। तो ऐसा क्यों? जितने भी नंबर्स और फैक्ट्स मैंने इस वीडियो में कोट किए हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।